सीमा वैसे तो सुनील की बड़ी बहन थी, लेकिन उसने हमेशा सुनील को एक माँ की तरह प्यार दिया था। बहुत कम उम्र में ही सीमा और सुनील ने अपनी माँ को खो दिया था और उनके पिता राधेश्याम भी ज्यादातर बीमार ही रहते थे। ऐसे में सीमा ने ही घर की बागडोर संभाल रखी थी। अच्छा, तो इस बदमाश ने नया फोन ले लिया। आने दो इसे, आज नहीं छोड़ूंगी इसे। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं दीदी, वो मेरी एक बुक नहीं मिल रही, यहीं तो रखी थी मैंने। अच्छा, तो अब झूठ बोलना भी सीख गया है तू। बुक ढूंढ रहा है या ये नया फोन ढूंढ रहा है जो तूने मुझसे छुपकर खरीदा है? दीदी वो मैं इस बारे में आपको बताने ही वाला था। एक्चुअली मैंने ये फोन। चुप हो जा, अब और कोई झूठ नहीं। सुनील, तुझे अपने घर के हालात नहीं दिखते क्या? घर के खर्चे, बाबा की दवाइयां और तेरी पढ़ाई, बस इतना ही हो सकता है मेरी सैलरी में। अभी 6 महीने पहले ही तो मैंने तुझे नया फोन दिलवाया था, और इतनी जल्दी फिर से नया फोन? और एक बात तो बता जरा, इस फोन को खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहां से आए? ये कुछ नहीं बोलेगा, मैं बताता हूं बेटा। ये अपनी बाइक बेचकर लाया है ये नया फोन, तेरे लिए। क्या? सुनील, एक एक मिनट पापा, क्या कहा आपने? इसने ये फोन मेरे लिए खरीदा है? सीमा ने फौरन उस नए फोन को खोलकर देखा। बॉक्स के अंदर लाल रंग का वही स्मार्टफोन था जो सीमा को काफी वक्त से पसंद था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में सीमा उसे खरीद नहीं रही थी। बॉक्स में फोन के अलावा एक सुंदर सा कार्ड भी था। उस कार्ड को देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। हैप्पी रक्षाबंधन मेरी गुस्सैल दीदी। वैसे दीदी, तुम भी ना सच में कमाल ही हो। नया फोन हाथ में लेकर कोई रोता है क्या? अरे, तुम्हारी जगह मैं होता ना तो इस वक्त खुशी से नाच रहा होता। हट, तू सच में पागल है। मेरा पुराना फोन अभी ठीक तो था। दीदी, मुझे पता है तुम अपने पुराने फोन को उसकी आखिरी सांस तक चलाने वाली थी, फिर भले ही तुम्हें उसकी वजह से कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। और ये मुझे भी पता था कि तुम तो अपने लिए नया फोन खरीदोगी नहीं, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा, अपनी बाइक का बलिदान देकर। उफ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। पागल कहीं के, तूने बाइक क्यों बेच दी? अब रोज कॉलेज कैसे जाएगा? अरे वो सुमित है ना, उससे बात हो गई है मेरी। वो मुझे रोज अपने साथ कॉलेज लेकर जाएगा। और वैसे भी अगले महीने मेरा एनडीए का एग्जाम है, जिसे क्लियर करने के बाद तो मैं यहां रहूंगा ही नहीं, तो फालतू में बाइक पड़े पड़े बेकार ही हो जाती। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे एनडीए का एग्जाम कोई हलवा है, और फिर फिजिकल टेस्ट भी तो है। फौजी बनना इतना भी आसान नहीं है मेरे भाई। फौजी बनना कितना मुश्किल है ये तो मैं अच्छे से जानता हूं दीदी, लेकिन शायद तुम अपने भाई को नहीं जानती। मैंने जो एक बार ठान लिया वो करके दिखाता हूं, पता है ना। तुम देखना दीदी, पहली ही बार में मेरा कैसे सिलेक्शन होता है। यकीन ना हो तो लगा लो शर्त। रहने दे, मुझे कोई शर्त वर्त नहीं लगानी। अब अगर ये सब हो गया हो तो चलकर राखी बंधवा ले। भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। अब हाँ दीदी, मेरी भी। चलो जल्दी चलो। इसके बाद सीमा ने बड़े ही प्यार से सुनील की कलाई पर राखी बांधी। उस वक्त भले ही सीमा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सच तो ये था कि सीमा नहीं चाहती थी कि सुनील एक फौजी बने, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो सुनील से बहुत प्यार करती थी। उसे हर पल अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी वो। दूसरी तरफ सुनील को हमेशा से ही एक फौजी बनना था, और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी कर रहा था। बात चाहे पढ़ाई की हो या फिर फिजिकल फिटनेस की, सुनील ने खुद को भारतीय फौज के लिए पूरी तरह से तैयार कर रखा था। और आखिरकार उसके विश्वास की जीत हुई, और उसने पहली ही बार में एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लिया। क्या दीदी, करवा दिया ना तुमने मेरा नुकसान। नुकसान? कैसा नुकसान? अब क्या किया तूने? हैं, जल्दी बता मुझे। नुकसान यूं हुआ कि अगर उस दिन तुम मुझसे शर्त लगा लेती तो आज मैं जीत जाता ना। इतना कहकर सुनील ने एक पेपर सीमा की तरफ बढ़ा दिया। वैसे तो सीमा समझ गई थी उस पेपर में क्या लिखा है, लेकिन फिर भी उसने वो पेपर लिया और उसे पढ़ने के बाद सुनील से बोली, अब अरे वाह, अब तो तूने कर ही दिखाया। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे भाई। अब पापा, इसने वाकई एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लिया, ये देखिए। ये खबर सुनकर राधेश्याम बहुत खुश हुए, लेकिन सीमा के चेहरे पर खुशी से ज्यादा उदासी नजर आ रही थी।
हालांकि वो खुश दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सुनील से सच छिपा पाना उसके बस से बाहर था। दीदी जरा इधर आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बात सब बाद में, पहले जाकर मार्केट से थोड़ी सूजी और पनीर ले आ। आज मटर पनीर और सूजी का हलवा बनाऊंगी। अब उफो, ऑफिस में भी तो फोन करना था आज की लीव के लिए। और हाँ, ऐसा कर, शाम को अपने दोस्तों को घर बुला ले, पार्टी करते हैं। दीदी बस करो, मैं देख रहा हूं कि तुम खुश नहीं हो, फिर क्यों ये सब दिखावा कर रही हो? सुनील की बात सुनकर सीमा फपक कर रो पड़ी। ये देखकर सुनील भी घबरा गया। उसने फौरन सीमा को गले से लगा लिया और बोला, दीदी आखिर क्या बात है, मुझे कुछ बताओ तो सही। मेरे फौज में जाने से तुम खुश क्यों नहीं हो? कैसे खुश हो सकती हूँ ये जानकर कि तू अब मुझसे दूर चला जाएगा और फिर वहां तू अकेला कैसे रहेगा? तेरा ख्याल कौन रखेगा वहां? और वहां बॉर्डर पर तो जान का भी खतरा होगा ना। क्या दीदी, तुम ये सब सोचकर परेशान हो और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ, मेरी बातें तो तुझे फालतू ही लगती हैं हमेशा। जा, चला जा, अभी चला जा, तब वहां जाकर मेरी याद आएगी ना, तब पता चलेगा तुझे। ओ मेरी प्यारी दीदी, याद तो आएगी तुम्हारी, लेकिन दीदी तुम ही बताओ, अगर देश का हर नौजवान यही सोचकर अपने कदम पीछे खींच ले तो फिर देश के लिए लड़ेगा कौन? लेकिन फिर भी अगर तुम यही चाहती हो कि मैं ना जाऊं तो मैं... रहने दे, बड़ा आया। मैं जानती हूं कि चाहे जो हो जाए तू फौजी बनकर ही रहेगा। चल, अब जाकर बाजार से सामान ले आ। मैं ठीक हूं और खुश भी हूं तेरे लिए। सीमा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनील को आखिरकार भेज ही दिया। शुरू में कुछ साल सुनील ट्रेनिंग की वजह से घर नहीं आ सका और उसके बाद उसकी पोस्टिंग कश्मीर के बर्फीले इलाके में हो गई, जहां पहले से ही युद्ध जैसे हालात थे। गुड मॉर्निंग सर। यस लेफ्टिनेंट सुनील, कम इन। सर, वो मेरी लीव एप्लीकेशन... हाँ, तुम्हें रक्षाबंधन पर घर जाना है ना? वैसे तो यहाँ के हालात देखते हुए लीव देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, बट ज्यादा दिनों के लिए नहीं हो पाएगा। इट्स ओके सर, सिर्फ रक्षाबंधन के लिए लीव मिल जाए, बस उतना ही काफी है। सुनील को उम्मीद थी कि इस बार वो जरूर रक्षाबंधन पर सीमा के साथ होगा। उसने फोन पर सीमा को जैसे ही इस बारे में बताया तो सीमा बहुत खुश हो गई। सच? तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना, पिछली बार की तरह? नहीं दीदी, इस बार पूरी उम्मीद है। इस बार अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा सच में, फिर चाहे मुझे नौकरी ही छोड़ने की ना पड़े। बस भी कर ड्रामेबाज, तू जल्दी आ जा, अब तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। सीमा बड़ी ही बेसब्री से सुनील का इंतजार करने लगी। सुनील के जाने के बाद वो बहुत अकेली पड़ गई थी। उसके पिता की हालत भी अब काफी खराब थी। इस सब के बावजूद उसने कभी भी अपनी परेशानियों के बारे में सुनील से कुछ नहीं कहा। सुनील रक्षाबंधन के दिन ही घर पहुंचने वाला था और सीमा सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। बस कर सीमा, अब तो दिन चढ़ाया है, कुछ खा ले बेटी, वरना बीमार पड़ जाएगी। नहीं पापा, इस पागल को आ जाने दो, इसे राखी बांधकर ही कुछ खाऊंगी। सीमा सारा दिन इंतजार करती रही लेकिन सुनील नहीं आया। इंतजार करते करते सीमा की आंख लग गई। फिर अचानक घर की डोरबेल बजी। सीमा ने फौरन जाकर दरवाजा खोला तो बाहर मुस्कुराते चेहरे के साथ सुनील खड़ा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले मिले और फिर सीमा ने अपने हाथों से सुनील की कलाई पर राखी बांधी। सीमा बहुत खुश दिख रही थी। तभी उसके पापा ने उसे आवाज दी, अरे सीमा, अब तो शाम होने को आई है बेटा, जरूर कहीं फंस गया होगा वो, उसके चक्कर में कब तक भूखी बैठी रहेगी। हाँ पापा, बस खाना लगाने ही जा रही हूँ। और ये आ तो गया है, मैंने तो राखी भी बांधी से, अभी भेजती हूँ इसे आपके पास। सीमा जैसे ही पलटी तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी सीमा ने महसूस किया कि असल में वो तो सपना देख रही थी, सुनील तो घर आया ही नहीं था। सीमा एक बार फिर उदास हो गई। तभी दरवाजे की डोरबेल सच में बजी। सीमा ने खुशी खुशी घर का दरवाजा खोला, लेकिन वहां सुनील नहीं था। नमस्ते, हम सुनील को लेकर आए हैं। जी, पर वो है कहाँ? सीमा का सवाल सुनते ही उन फौजियों ने पीछे खड़ी एक गाड़ी की तरफ इशारा किया। सीमा भागी भागी उस गाड़ी के पास पहुंची, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खोलते ही
उसके पांव तले जमीन न रही। गाड़ी के अंदर तिरंगे में लिपटा सुनील का शव था। असल में सुनील को रक्षाबंधन पर घर आने के लिए छुट्टी नहीं मिल पाई थी, बल्कि वो तो देश की सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो चुका था। सीमा उसके शरीर से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। तभी उसका ध्यान सुनील की कलाई पर गया, जो सूनी नहीं थी, बल्कि उस पर वही राखी पहले से बंधी हुई थी जो सीमा इस रक्षाबंधन पर उसके लिए खरीद कर लाई थी। तू सच में पागल है, घर आया भी और नहीं भी।